हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। जनरल स्टडीज मेंस में एक GS2 में एक टॉपिक होता है जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद कॉन्स्टिट्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका मतलब भारत के संविधान को कंपेयर करना है बाकी दुनिया या विश्व के बड़ी डेमोक्रेसीज के संविधान से। और ज़रूरी नहीं कि वो डेमोक्रेसी हो, बट हाँ, आप एक तरीके से कंपैरेटिव एनालिसिस करना जानना सीखना चाहते हैं। और पहले अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यूके, फ्रांस, USA ऐसी मैच्योर डेमोक्रेसी से भारत का कंपैरिजन किया गया है। हम मेंस अ डे सीरीज के अंदर रोज सिलेबस में से एक रेलेवेंट टॉपिक से जुड़ा एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इस फ्रेमवर्क के द्वारा आपको कई सारे क्वेश्चंस को लिखने का आइडिया जरूर प्राप्त होगा। तो थंबनेल के अंदर आप क्वेश्चन देख सकते हैं या अभी भी वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और लिखने के बाद एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर 7 या 10 या 15 मिनट, जब जितना भी अभी प्रेजेंटली आपको टाइम लगता है, उस टाइम लिमिट को नोट कर सकते हैं। और एक एक दिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आप ये देखेंगे कि आपकी आंसर राइटिंग स्पीड और एबिलिटी में इंप्रूवमेंट आई है। ठीक है, तो दिस इज फॉर दोज व्यूअर्स हु आर रेगुलरली इन टच विद अस ऑन यूट्यूब, जो यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए हम ये इनिशिएटिव लेके आए। क्वेश्चन: इंडिया एंड USA आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज, एग्जामिन द बेसिक टेनेट्स ऑन विच टू पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू एग्जामिन द टेनेट्स। एग्जामिन का मतलब और टेनेट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम सबसे पहले जब सवाल पढ़ते हैं तो हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के लिए, कि हमने असेस करना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है। देखिए, पहले उसने एक फैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दे दिया है जो वो मानता है कि सही है ना, कि इंडिया और US दो लार्ज डेमोक्रेसी है, ये तो फैक्ट है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है वो, कि द बेसिक टेनेट्स ऑन विच टू पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड, यू प्लीज एग्जामिन दैट। When you're going to examine something, जब आप किसी चीज का एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, चाहे वो कोई डेड बॉडी है, चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म है, आप उसके हर पहलू को एनालाइज करने की कोशिश करोगे, हर पहलू को नोट करने की कोशिश करोगे, और चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसे लिस्ट डाउन जरूर करोगे। So you understand that it is not only about the good things in their democracies, you have to point out certain shortcomings that have been there in their democracies as well. अब क्योंकि दोनों डेमोक्रेसीज को बिग डेमोक्रेसीज बोला गया है, लार्ज डेमोक्रेसी बोला गया है, और हम इस सेंस से पेपर में डेमोक्रेसी को हमेशा ही तवज्जो देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमेशा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अगर आपने NCERTs भी कवर की होगी, वहां पे भी देखा जाता है दैट द आर्ग्यूमेंट्स आर देयर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, बट वी हैव टू बी इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी इन द एग्जाम, है ना। आपका पर्सनल व्यू मैटर नहीं कर रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि दोनों की पॉलिटिक्स किस बेसिस के, किस आधार के ऊपर बनी हुई है। और अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में आप कोई भी फैक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन का इस्तेमाल किया है। आगे आने वाली क्लासों में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डेटा का, डेफिनेशंस का, ओरिजिन का, करंट अफेयर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ द सेम क्वेश्चन इट्स asking you, USA boasts itself of being the oldest democracy while India is by far the largest democracy in terms of population. अगर यही क्वेश्चन आप तब अटेम्प्ट करते हो जब 18 जून को प्रधानमंत्री जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस को एड्रेस करेंगे, तो आप ये फैक्ट भी इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। यू कैन राइट दिस फैक्ट ऑल्सो इन द इंट्रोडक्शन दैट आफ्टर द जॉइंट एड्रेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ द US Congress, it is definitely true that India and US are collaborators in this new 21st century world order. ये लाइन भी लिख लोगे तो भी चलेगा, समझ रहे हो। तो एक या दो लाइन के अंदर अंदर you have to sum up your introduction. This is a very generic question, थोड़ा broad based question है, इसमें इस तरीके की इंट्रोडक्शन से काम बन जाएगा आपका। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग, दोनों पॉलिटिकल सिस्टम कौन से बेसिक टेनेट्स पे बने हुए हैं उनको एग्जामिन करो। तो हम क्या हेडिंग लिखेंगे? बेसिक टेनेट्स ऑन विच पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड। फर्स्ट बेसिक टेनेट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बोथ दीज कंट्रीज हैव अडॉप्टेड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेकिन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, तो हमने कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पॉइंट वाइज ही कर दिया, समझ रहे हो। हमें जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पहले हम सिमिलैरिटीज लिखें फिर हम डिफरेंसेस लिखें। हम ये भी कर सकते हैं कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर दें, लेकिन सेकेंड ऑप्शन
ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन जैसे कि मैंने यहां पे किया है कि सेकंड ऑप्शन इज दैट यू राइट डिफरेंसेस दैट आर देयर। इनके बेसिक टेनेट्स में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। दोनों अप्रोच आप इस्तेमाल कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड लिमिट। इफ इट इज अ 150 वर्ड क्वेश्चन आई वुड प्रेफर कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट के अंदर उनके या एक ही टेबल के अंदर उनके बेसिक टेनेट्स में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस हैं ये डिस्कस कर लो। बट अगर 250 शब्द का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, देन यू कैन गो फॉर सब हेडिंग। तो ये क्वेश्चन के नंबर ऑफ वर्ड्स या वर्ड लिमिट पे भी डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे अटेम्प्ट करते हो। तो सबसे पहले आपने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा, फिर आपने लिखा कि वहां पे भी सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है, पर यहां का सेपरेशन ऑफ पावर्स थोड़ा अलग है। ठीक है, सो इंडियन एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड इट रिमेन्स इन पावर एज लॉन्ग एज लोकसभा इज देयर। बट अमेरिका का जो एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, कौन है? प्रेसिडेंट और उनके एडवाइजर्स। और वो जो है वो उसकी टर्म प्रेसिडेंट की जो टर्म है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द यूएस कांग्रेस बिकॉज दे आर कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ पावर इज प्रैक्टिस्ड, नॉट लाइक इंडिया। तीसरा, फेडरल और यूनियन गवर्नमेंट सुपीरियर है। इंडिया में जो फेडरेशन है वो अलग टाइप का है और यूएस का फेडरेशन अलग टाइप का है। हालांकि दोनों स्टेट्स में या दोनों एरियाज में यूनियन गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक सुपीरियर रोल प्ले करती है, बट इन इंडिया इट इज नॉट द सेम एज यूएस। कैसे? The law enacted by the federal or union government will have overridden effect over the law enacted by the states on the same subject. This principle is applicable in US as well. ठीक है, बट जब हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, व्हेन वील टॉक अबाउट डिफरेंसेस, वील से कि यूएस के अंदर डुअल सिटीजनशिप है, यूएस के अंदर जुडिशरी जो है सेपरेट है, इंटीग्रेटेड नहीं है। ठीक है, तो जुडिशरी का पॉइंट मैंने क्या कर दिया, फेडरल सिस्टम के अंदर ना लिखते हुए मैंने अलग से जुडिशरी के पॉइंट में लिख दिया। दोनों ही पॉलिटिकल सिस्टम में इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात होती है, वही इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और फाइनली जो लॉज होते हैं उनको एनफोर्स करता है। बट इंडिया का सिस्टम कैसे अलग है? इंडिया का सिस्टम इंटीग्रेटेड है। तो इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील जाती है हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट की अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे। बट यूएसए में ऐसा नहीं हो रहा है। यूएसए में जो फेडरल कोर्ट है वो अलग है, फेडरल सुप्रीम कोर्ट वो अलग अलग लॉज के ऊपर जजमेंट्स देगा, सिर्फ फेडरल लॉज के ऊपर जजमेंट देगा। और जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, या रिस्पेक्टिव स्टेट्स की हाईएस्ट जुडिशरी है यूएसए के अंदर, दे विल यू नो जज ऑन द बेसिस ऑफ फेडरल लॉज। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यहां पे जो जुडिशरी का फर्क है वो आप यहीं पे डिलिनेट कर सकते हो, that India is an integrated judiciary whereas US has a separate judiciary for federal laws and separate judiciary for state laws. System of checks and balances दोनों देशों में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे भी इंपीचमेंट हो सकती है प्रेसिडेंट की और यहां पे भी। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर लेजिस्लेचर का चेक है। जैसे यहां पे बजट पास करना पड़ता है कांग्रेस पे, वहां से भी बजट पास करना पड़ता है कांग्रेस से। सिमिलरली जुडिशरी के ऊपर भी चेक है दैट जुडिशरी कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, वेरएज इंडिया में जुडिशरी थोड़ी सी डिफरेंट है। इट इज मोर, यू कैन से इन द मोड ऑफ अपॉइंटमेंट इट इज मोर इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इज अपॉइंटेड बाय द कोलिजियम सिस्टम। ठीक है, तो आप रिस्पेक्टिवली आप बहुत सारे फैक्ट्स यहां स्टेट कर सकते हो कि किस किस मामले में भारत और यूएस की पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल टेनेट्स बेस्ड है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर वहां पे भी है, यहां पे भी है। फिर मैंने डिफरेंसेस एक एक लाइन में बता दिए हैं, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज बताऊं, मेरा मकसद था कि इनको एग्जामिन करूं। तो एक बात तो मैंने ये बता दिया कि 6 पॉइंट के अंदर आई हैव टोल्ड कि यूएस और इंडिया के सिस्टम में क्या क्या फर्क है। पहले तो लेजिस्लेचर वाला पॉइंट, ठीक है, इफ यू हैव रिटन दैट लेजिस्लेचर वाला पॉइंट अर्लियर देन नो नीड टू रिपीट इट हियर, नो नीड टू रिपीट। ये जस्ट मैंने एक सैंपल दिया है कि 150 और 250 शब्द के बीच में किस तरीके से आपने टैकल करना है। फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनकी, जबकि हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मैकेनिज्म बहुत रिजिड है यूएस में, बहुत डिफिकल्ट है यूएस में, जबकि इंडिया में मिक्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। चौथा, यूएसए में एक 2 पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम चलता है। ठीक है, अब बेसिक टेनेट्स में नहीं आता है, बट इन प्रैक्टिस व्हेन यू सी यूएस हैज 2 पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम वेयर इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी फ्रॉम मेनी जनरेशंस। यूएस में एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म नहीं है, यूएस में सिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। कहां पे? सेनेट में। मतलब हर स्टेट को 2 सीटें दी गई हैं उनकी राज्यसभा में, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, बेसिकली इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वेयर एज यूएसए इज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन।
बोथ आर डिफरेंट। एनसीईआरटीज में बहुत अच्छे से बताया गया है कि होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर जो फेडरलिज्म होता है उसमें क्या क्या फर्क होता है। दिस हैज बीन एक्सप्लेन इन एनसीईआरटी वेरी वेल। अगर आप एनसीईआरटीज कवर करते हैं तो ये मेंस के आंसर में भी इस्तेमाल करें, चाहे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आए उसको सिंप्लीफाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया का यूनियन इज नॉट अ रिजल्ट और आउटकम ऑफ द agreement between its constituent units. India का union is an outcome of a constituent assembly that had representative from all the units, but there was just one single constituent assembly. Whereas US के अंदर क्या था, US के अंदर पहले 13 जो इनिशियल ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीज थी, उन्होंने पहले आपस में एग्रीमेंट किया, फिर वो कॉम्प्रोमाइज रीच किया, फिर उसके बाद संविधान बना, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। Challenges to basic tenets. Now when you're examining the basic tenets, you should understand कि अगर चाहे आप फ्लो चार्ट के जरिए चाहे टेबल के जरिए आप जरूर आंसर में ये बताएं कि जो बेसिक टेनेट्स हैं दे आर बीइंग चैलेंज्ड, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन दोनों संविधानों के अंदर जो बेसिक टेनेट्स है उसको उसके कॉन्ट्रेरी जा रही हैं। और ये मैंने इवेंट्स बता दिए हैं या एक्टिविटीज बता दी हैं जो दोनों देश में देखी गई। 1860s में सिविल वॉर हुआ, रेशियल, और उनका संविधान 1787 में बना था, सो इट इज वे आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनलाइज्ड। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक लेगेसी रही है। अबॉर्शन राइट्स और विमेन राइट्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स के तौर पे नहीं देखे जा रहे हैं फ्रॉम द प्रेजेंट रो वर्सेस वेड का जो ओवरटर्निंग हुई है पिछले साल, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी में इनकंसिस्टेंसी देखी गई है कि कुछ देशों में कुछ एरियाज में वो डेमोक्रेसी के लिए इंटरफेरेंस करते हैं लेकिन कुछ एरियाज में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, दे डू नॉट इंटरवीन। तो अगर हम बात करते हैं अरब कंट्रीज की, तो अरब कंट्रीज में दे डोंट से एनीथिंग, बट इन इराक दे सेड कि दिस पर्सन इज नॉट हैविंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना। तो आप ये चीज समझ सकते हैं। इंडिया में इमरजेंसी प्रोविजंस एक चैलेंज है बेसिक टेनेट्स को, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है, पॉलिटिकल डिफेक्शंस है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, जो आपके बेसिक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो आपने कंडक्ट करने थे एक डेमोक्रेसी के अंदर उसको चैलेंज करते हैं। तो ये बेसिक टेनेट्स को अगर आप चैलेंजेस लिख लेते हो तो आपके पास एक एज आ जाएगा आंसर में, स्पेशली इफ यू हैव 250 वर्ड्स एंड बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू एग्जामिन दीज टेनेट्स, यू कैन पॉइंट आउट द ड्रॉबैक्स एज वेल। आप ड्रॉबैक्स भी पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ हाउ यू विल कंक्लूड इज, यू विल कंक्लूड दैट यूएस और इंडिया में बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन उनके जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल प्रिंसिपल है वो बेटर फ्यूचर रिलेशनशिप में हेल्प कर सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ not only comparison between the political system but also in terms of the relation between the two countries. अब ये चीज देख के अगर आपको लगता है कि इस आंसर में आप और चीजें ऐड कर सकते हो, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट, ठीक है। आप इसके अंदर और चीजें अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज टू एग्जामिन द बेसिक टेनेट्स। और बेसिकली अगर आप ऐसा आंसर लिखते हैं तो आप अबव एवरेज मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप टेस्टिंग के लिए आना चाहते हैं, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब आप 3 आवर्स का टेस्ट लिखते हो दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम एंड दैट इज़ अ डिफरेंट इशू व्हेन यू आर राइटिंग जस्ट वन आंसर। ये बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से। तो 2023 मेंस के लिए ही नहीं सिर्फ, इवन इफ यू हैव गिवन द प्रीलिम्स दिस टाइम एंड यू वांट टू अपीयर फॉर 2024, this is not from a point of view or perspective from someone who is teaching you or asking you to take a course. This is from an aspirant's point of view, because I have been through the same stage many times. I myself have given several attempts and I understand that at the present moment those who are giving mains 2023, they would be very interested in a test series, but those who are in 2024 they won't be. And it's not because that we have to think about some other issues, some other topics, some other career goals. That is a different conversation, और वो हम conversation ज़रूर करेंगे। लेकिन जो लोग dedicated first, second, third attempt में हैं और जो अपने marks को improve करना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इस टेस्ट सीरीज के अंदर बाकी टेस्ट सीरीज से क्या differences हैं, ठीक है। So first of all you have 12 टेस्ट, sectional plus फुल लेंथ टेस्ट, जो हर टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाते हैं। 20 भी मिल जाएंगे टेस्ट, 30 भी मिल जाएंगे, किसी भी टेस्ट सीरीज में जाएंगे। द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि हेयर एवरी आंसर विल बी डिस्कस्ड, एवरी आंसर एंड एवरी अप्रोच टुवर्ड्स द आंसर विल बी डिस्कस्ड one-on-one in live sessions,
एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माई अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज हम लोग आंसर्स लिखते नहीं हैं, दैट इज अ फर्स्ट इनर्शिया. बट द सेकेंड इनर्शिया इज कि हम आंसर्स लिखते हैं और उसको इवेलुएट करके उसमें इंप्रूवमेंट नहीं लेके आते. तो आप किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं अपने आंसर्स को, या कंटेंट बिल्डिंग से शुरू होके क्वेश्चन को असेसमेंट करने के बाद, उसके कीवर्ड समझने के बाद उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, दीज ऑल थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड इन द टेस्ट सीरीज इटसेल्फ. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट लिख के इवैल्यूएशन करवा दोगे आपको 4.5, 3.5, 4.5 नंबर मिल जाएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. Every question is going to be discussed. So 240 questions will be discussed and I will be discussing all the questions. I will also be taking the doubts in the personalized sessions. मतलब जितने बच्चे हमारे सेशन के अंदर होंगे उनसे मैं डाउट्स भी रिसीव करूंगा और उनके डाउट्स भी क्लियर करूंगा. सो प्लीज जस्ट कंसिडर वंस कि क्या आप एक होलिस्टिक टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहेंगे. अगर जुड़ना चाहेंगे तो आप IAS टॉपर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट मिलेगा. और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज द कोड RAINA, रैना, RAINA, ये कोड इस्तेमाल करते हैं एनरोल करते वक्त, देन ऑल्सो यू विल गेट 10% डिस्काउंट. ठीक है, तो आप कंसिडर करें. अदरवाइज यूट्यूब पे हमारे जो इनिशिएटिव्स है वो चलते रहेंगे, और जितना हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से आंसर लिखने की सोचेंगे, जितना 2-3 लोगों से एडवाइस लेंगे, उतना हमारा आंसर बेहतर बनेगा. एंड ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द पर्सनल एस्पिरेंट पर्सपेक्टिव. So please think about it. Otherwise, every 12 p.m. we are meeting you with one question, and we can discuss in those sessions as well how to move ahead with answer writing.